नमस्कार, नो पॉलिटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजू। आज हम बेसिकली 3 मुद्दों को लेकर के चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा है स्वीडन में कुरान जलाए जाने को लेकर के जो यूएनएससी में जो बिल पारित हो रहा था इस्लामिक देशों द्वारा, उसके सपोर्ट में भारत अपना वोट देता है। इसको लेकर के हम थोड़ा टच करेंगे। उसके बाद गुजरात के हाई कोर्ट ने आज एक ऐसे व्यक्ति को बेल दिया है जो 2002 के साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने वालों में प्रमुख व्यक्ति था और इन काफिरों को जला दो, भून डालो, ऐसा उसने कहा था और उस भीड़ का हिस्सा था। उसको भी गुजरात हाई कोर्ट ने पैरोल पर बेल दे दिया है। और तीसरे मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे कि 2 फिल्में आ रही हैं, उस फिल्मों को बीजेपी किस तरीके से भुनाने का प्रयास करेगी, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं पहला स्टोरी पर। पहला स्टोरी है कि अभी कुछ दिनों पहले स्वीडन में एक व्यक्ति ने वहां के कोर्ट के अनुमति से मस्जिद के सामने एक विशेष कम्युनिटी का किताब जला दिया। उस किताब के जलाने के बाद तमाम जितने भी इस्लामिक राष्ट्र थे वो सड़कों पर आ गए। उसके लिए यूएनएससी में वोटिंग हुआ। उस वोटिंग में भी तमाम जितने भी यूरोपीय कंट्री थे उन्होंने उनका सपोर्ट नहीं किया। बहुत सारे देश अब्सकॉन्ड कर गए, मतलब ना इधर वोट देंगे ना उधर वोट देंगे। बहुत सारे देशों जितने भी यूरोपीय कंट्री थे, फ्रांस थे, यूके थे, यूनाइटेड स्टेट्स थे, बेल्जियम था, बहुत सारे और देश थे, वो सारे देशों ने इससे मतलब किनारा कर लिया। किनारा नहीं किया, इसके अगेंस्ट में वोट दिया कि ठीक है, उस देश में कोर्ट की अनुमति से वो कुछ कर रहा है तो ठीक है, उसके फेवर में उन्होंने वोट दिया। और आश्चर्य की बात यह है कि भारत इसमें अब्सकॉन्ड नहीं करते हुए पाकिस्तान सहित तमाम जितने भी इस्लामिक देश हैं उनके साथ खड़े होकर के यूएनएससी में वोट दिया। अब इसको लेकर के 2 परसेप्शंस बनाए जा रहे हैं। एक तीसरा परसेप्शन भी है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले 2 परसेप्शन पर हमारा जो आकलन है उस पर बात करेंगे। पहला, क्या भारत इस्लामिक कंट्री है? नहीं है। अगर नहीं है तो उन तमाम इस्लामिक कंट्रीज के साथ जाकर के भारत ने उनके फेवर में क्यों इस तरीके का स्टैंड लिया? अगर भारत इस्लामिक कंट्री है तब तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारत ऐसा कर सकता है। अगर भारत रियल में एक सेकुलर कंट्री है, इस वजह से भारत ने ऐसा किया, तो क्या भारत में जो रामचरितमानस जलाया जा रहा है, क्या बांग्लादेश में जो मंदिरों पर, मूर्तियों पर जो हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को मारा काटा जा रहा है, अभी पिछले साल ही तकरीबन 18 लोगों की मृत्यु हुई थी दुर्गा पूजा के समय में, पंडालों पर जो हमले हुए थे, उसके बाद जो दंगे हुए थे उसमें, उसको लेकर के पाकिस्तान में जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है उसको लेकर के कभी यूएनएससी में मामले पर बहस किया है क्या भारत ने? और कितने प्रमुखता से भारत इस मामले को उठाता है, यह भी सोचने की बात है। और एक तीसरा परसेप्शन यह है कि चूंकि आगे आने वाले समय में भारत में चुनाव है और यहां के विशेष कम्युनिटी को नाराज न किया जाए, उनको तृप्त और संतुष्ट किया जाए, इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत इस तरीके के मुद्दों में विशेष कम्युनिटी वाले देशों के साथ खड़ा हुआ प्रतीत होता है। आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। दूसरा मुद्दा है कि गुजरात हाई कोर्ट ने एक हसन नाम के व्यक्ति को पैरोल पर छोड़ दिया है। वो पैरोल इसको क्यों दिया गया है और वो क्यों जेल में था, इस पर भी डिस्कशन करना आवश्यक है। दरअसल 2002 में जो गुजरात में दंगे भड़के थे, उससे पहले की जो पृष्ठभूमि थी जिसमें 59 कार सेवकों को जो है साबरमती एक्सप्रेस में बंद करके जला दिया गया था, उसमें वो प्रमुख भागीदार था उस जलाने वालों में। और ये खुलेआम ऐसे नारे लगा रहा था कि जला डालो इन काफिरों को, भून डालो। वो व्यक्ति हसन जब कोर्ट के सामने वो पैरोल लेकर के जाता है और कोर्ट उसको पैरोल पर छोड़ देती है। अब सोचना यह है कि क्या गुजरात की सरकार इस पैरोल का विरोध की थी या नहीं की थी?
अगर एक और दूसरे केस हैं तो बहुत सारे जो लोग हैं वो छोटे छोटे केसों में भी फंसे हुए हैं, उनको पैरोल नहीं मिलता। लेकिन एक टेररिस्ट एक्टिविटी को जिसमें 59 लोगों की मृत्यु हो गई और उसी के मतलब चलते जो है गुजरात में दंगे भड़के, उसको यहाँ की कोर्ट जो है हाई कोर्ट वो पैरोल देती है। उस व्यक्ति का नाम था हसन अहमद चरखा। उस व्यक्ति को पैरोल पर छोड़ा गया है। आप अपना कमेंट हमें बता सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, क्या इसके पीछे भी बीजेपी का कोई रणनीति होगा कि जब इस तरह के सिंबॉलिक जेस्चर हम दिखाएंगे, इनको थोड़ा छूट देंगे इन टेररिस्टों को। जिस तरीके से एक समय में लालू प्रसाद यादव जी ओसामा बिन लादेन सरीखे एक व्यक्ति को लेकर के प्रचार में घूमते थे, क्या उसी तरह का कुछ ट्रेंड अब बीजेपी भी अपनाते हुए दिख रही है? क्योंकि इस तरीके के लोगों को पैरोल पर छोड़ने की अनुमति देना, उसका विरोध न करना, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि गुजरात की सरकार ने विरोध किया है या नहीं किया है, लेकिन पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए था। इस मामले को किसी भी तरीके से उसको पैरोल पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। अब 2 फिल्मों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी थोड़ी। पहला फिल्म है कि द बैटल स्टोरी ऑफ सोमनाथ। ये फिल्म का पोस्टर जो है, मोशन पोस्टर रिलीज हो चुका है। ये सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में जो महमूद गजनवी द्वारा आक्रमण किया गया था, और उस आक्रमण को बचाने में, उस आक्रमण को झेलने में जो 50,000 से अधिक हमारे हिंदू पूर्वज मारे गए थे, उनके कहानियों पर बेस्ड यह फिल्म है। इस तरीके की फिल्म बहुत आ रही है। कुछ तो आदि पुरुष जैसी भी फिल्में आ रही है, उनसे भी बचना है। लेकिन ये फिल्म क्या उस तरीके से सच्चाई को दिखा पाएगी, या फिर महमूद गजनवी को एक सेकुलर छवि बनाने का इसमें भी प्रयास किया जाएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। या एक हार्डकोर सच्चाई जो द कश्मीर फाइल और जो द केरला स्टोरी में दिखाई गई थी, उस तरीके की सच्चाई ये दिखा पाएगी? ये एक सोचने वाली विषय है और बहुत ही गहन विषय है। अब एक फिल्म और आ रही है, रजाकार्स। उस रजाकार फिल्म में जो है बीजेपी वालों की प्रमुखता से भूमिका है। बीजेपी वाले ही इस फिल्म को बना रहे हैं। इस रजाकार फिल्म के बारे में बी संजय कुमार जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया और उसका पोस्टर जो है वो उन्होंने जारी किया। और आप देखिएगा तो इसमें उन्होंने पोस्टर को जारी करते हुए ये लिखा, उनके जो लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो पोस्टर जारी करते हुए ये बता रहे हैं कि रजाकार जो है थे, उन्होंने मुसलमानों पर भी जुल्म किए थे। अब ये कब किए थे, कहाँ से इन लोगों को ये मतलब चीज़ें मिली हैं, इतिहास में तो ऐसा कोई दर्ज नहीं है। हाँ, हो सकता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा में कुछ मर्डर्स हुए हों। पॉलिटिकल वेंडेटा में अपने पॉलिटिक्स को बचाने के लिए अगर रजाकार्स ने कुछ मर्डर्स किए हों, इसको लेकर के भी अगर रजाकारों को सेकुलर छवि बताने की कोई प्रयास किया जाए तो कोई इसमें आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपनी छवि को मुख्य रूप से सेकुलर ही दिखाने का प्रयास कर रही है। और इसके पोस्टर में देखिए तो तेलंगाना के पूर्व भाजपा अध्यक्ष बी संजय कुमार ने इसको रिलीज किया और इन्होंने ये भी बताया कि ये फिल्म को धार्मिक एंगल से नहीं देखना चाहिए और इसको रिलीज करने में, पोस्टर को रिलीज करने में तमाम जो बीजेपी के ही नेता थे, इसके निर्माता जो हैं भाजपा नेता गुड्डूर नारायण रेड्डी हैं। रेड्डी 40 वर्षों तक, लगभग 40 वर्षों तक कांग्रेस में रहे और 3 साल पहले भाजपा में आए थे। और उन्होंने ये कहा कि इसको 12 भाषाओं में रिलीज़ किया जाएगा, इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। और रजाकारों ने मुसलमानों पर भी अत्याचार किए थे। इस तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं उसको दिखा करके रजाकारों को सेकुलर बताने का प्रयास किया जाएगा।
अब सवाल ये है कि अगर रजाकार सेकुलर ही थे तो सरदार पटेल को ऑपरेशन पोलो क्यों लॉन्च करना पड़ा था? क्यों सरदार पटेल 8-9 महीने तक समझाते रहे रजाकारों को कि वहाँ के हिंदुओं को तुम टेकन फॉर ग्रांटेड मत लो, तुम इस तरीके से मत समझो कि तुम हिंदुओं को दमन करते रहोगे और हम यहाँ चुपचाप बैठे रहेंगे। क्यों इस तरीके के मैसेजिंग देने पड़े थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को? ये सोचने की बात है। और उन्हीं को अपना आदर्श नेता मानने वाले बीजेपी अब रजाकारों को सेकुलर बताने का प्रयास करेंगे, और ये भी निश्चित रूप से जो विशेष कम्युनिटी है उसको तुष्ट करने के लिए, उसको अपने खेमे में लाने के लिए ही ये एक प्रयास लग रहा है। क्योंकि इसमें यदि रजाकार जैसे जघन्य जिहादियों को भी, जिसने भारत के सेना के खिलाफ हिंदुओं को दमन करने के लिए 2 लाख से अधिक लोगों का एक मिलिट्री, एक मिलिशिया स्थापित किया था, उसी मिलिशिया के द्वारा हिंदुओं का दमन किया जाता था और ये मैसेजिंग दिया जाता था जो भारत की सरकार थी उसको कि भाई तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, एक हम अलग इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। उसको भी अब सेकुलर के चश्मे से बीजेपी पोर्ट्रे करने का प्रयास कर रही है। ये तो फिल्म ही बताएगा कि फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है, लेकिन आकलन इन बयानों से यही लगता है। और निश्चित रूप से इस फिल्म का जो प्रयोग है वो बीजेपी अपने वोट बैंक के लिए अवश्य करना चाहेगी, चाहे वो द बैटल ग्राउंड ऑफ सोमनाथ हो, द बैटल स्टोरी ऑफ सोमनाथ उसका भी, और इस फिल्म का भी, जो रजाकार नाम का फिल्म है उसका भी बीजेपी प्रमुखता से उपयोग करेगी। अब सवाल ये है कि क्या फिल्म का उपयोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए करना अच्छा है? बिल्कुल अच्छा है, बुरा है, आप उपयोग कर सकते हैं, कुछ भी इसमें मनाही नहीं है। ऐसी फिल्में पहले भी बनी हैं। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहा था 2015 में, उससे ठीक पहले हैदर नाम की फिल्म आती है जिसमें सेना को वहां के लोगों पर अत्याचार करते हुए दिखाया गया है। उसके बाद आप देखिए तो पंजाब में जो इलेक्शन हो रहा था 2016-17 में, उससे ठीक पहले आप देखिएगा तो उड़ता पंजाब फिल्म आता है जिसमें पंजाब के ड्रग रैकेट के बारे में, उसके आड़ में जो चल रहे तंत्र है उसके बारे में वहाँ पे चर्चा परिचर्चा होती है उस फिल्म में। और उस फिल्म से कांग्रेस वालों को बहुत फायदा होता है और फिर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है। उससे पहले बीजेपी के सपोर्ट से अकाली दल वाले थे। तो ये सारा चीज़ चलता रहता है, पार्टियां सपोर्ट करती हैं समय समय पर अपने आइडियोलॉजी वाले फिल्मों को। लेकिन अब बीजेपी उस आइडियोलॉजी से अपने आप को मुक्त होना चाहती है जो आइडियोलॉजी उन पर जबरदस्ती थोपा जा रहा था कि बीजेपी एक घोर हिंदुत्ववादी पार्टी है। वास्तव में बीजेपी अपनी उस छवि को एक घोर सेकुलर पार्टी के रूप में दिखाने का प्रयास कर रही है इन रजाकार जैसे फिल्मों को सपोर्ट कर करके। बाकी आप क्या सोचते हैं? क्या स्वीडन वाले मामले पर यूएनएससी में भारत को पाकिस्तान जैसे तमाम इस्लामिक राष्ट्रों के साथ खड़ा होना चाहिए था या अब्सकॉन्ड करना चाहिए था? क्या जो गुजरात में हाई कोर्ट ने जो 2002 के जो साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाने वाले थे उनको पैरोल पर देना, हाई कोर्ट के इस निर्णय के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इन जो 2 फिल्में आ रही हैं उन फिल्मों का भाजपा किस हद तक फायदा उठा पाएगी? इन सारे मुद्दों के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और हाँ, जाते जाते आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।